इमेजिन करो एक आदमी, एक किंग, वो अपनी इच्छाओं के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाता है और पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देता है। बात है 1500s की, यूरोप की, इंग्लैंड की, जहां पर एक राजा हेनरी VIII वो उस टाइम पर वहां के चर्च को चैलेंज करता है। और ध्यान रखना, वो चर्च कोई सिंपल मंदिर मस्जिद जैसा नहीं है, बल्कि उस टाइम पर चर्च का पूरे यूरोप पर दबदबा था। टैक्स से लेकर के वॉर, लेजिटिमेसी ऑफ किंग, तलाक किसको रहना है, किससे शादी करनी है, ये सब चीजें चर्च ही तय करता था। और उस टाइम पर उसको चैलेंज करना एक बहुत ही ब्रेव मूव था। ये भी कह सकते हैं कि एक पागलपन वाली हरकत थी, लेकिन फिर भी उस राजा ने किया। और इससे न सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ पे कुछ चैलेंजेस आए, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर पावर और फेथ का रिलेशन ही चेंज हो गया। आज हम इसी की बात करेंगे, किस तरीके से हेनरी VIII की लाइफ के अंदर एक डिसीजन ने पूरे यूरोप की हिस्ट्री को बदल करके रख दिया। तो बात है 1500s की, जब हेनरी VIII इंग्लैंड का किंग हुआ करता था। और उस टाइम पर उसकी रानी थी, इसका नाम था कैथरीन, और वो एरागोन स्पेन की थी। अब दोनों की मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक छोटी सी कमी उस टाइम पर ये थी। एक्चुअली आपको पता है, आज भी ऐसी परंपरा होती है कि किसी भी खानदान का वारिस लड़के को ही मारा जाता है। तो उस टाइम की सिचुएशन थी, और आप समझ सकते हैं पुराना जमाना, आज से लगभग हम 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बड़ी थी, और भी ज़्यादा समाज के अंदर बुरी मिली हुई थी। तो हेनरी चाहता था कि उसको भी एक बेटा हो, उसको भी एक वारिस मिले, लेकिन उसकी जो क्वीन थी कैथरीन, वो किसी बेटे को जन्म नहीं देता ही। कैथरीन से उसको सिर्फ एक बेटी हुई, इसका नाम था मैरी। और हेनरी को ये बात कहीं ना कहीं मन में चुभती थी कि मुझे भी एक बेटा चाहिए, कैसे मेरा बेटा होगा, और ये सब बातें मैं लगातार सोचता था। मीनवाइल क्या हुआ कि उसके दरबार के अंदर एक और खूबसूरत लड़की उसने देखी, उसका नाम था एनी बोलिंग। अब लोग कहते हैं कि एनी बोलिंग बड़ी क्लेवर थी, उसने अपनी बातों से, उसने अपने चाल ढाल से हेनरी को अपने जाल पे फंसा लिया। अब हेनरी को उसने जाल पे फंसाया या हेनरी ने उसको आगे से अप्रोच किया, ये बात तो खैर वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि दोनों के बीच में एक लव अफेयर स्टार्ट हो। और उसके बाद हेनरी ने डिसाइड किया कि वो कैथरीन, यानी उसकी जो पहली वाली वाइफ थी, उसके साथ में तलाक लेगा और एनी बोलिंग को अपने नई क्वीन बनाएगा। लेकिन उस टाइम पर राजा महाराजा लोग, खासतौर पर यूरोप के अंदर, कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको रूल मानना पड़ता था, चर्च का रूल मानना पड़ता था, रिलीजियस अथॉरिटी को मानना पड़ता था। और उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक सिस्टम बड़ा हावी था, और रोम के अंदर पॉप रहता था। पॉप भले ही अपने आप में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, लेकिन उनकी बात को सभी यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, सभी लोग मानते थे। यानी कि अगर किसी राजा को शादी भी करनी है, तलाक भी लेना है, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और उस सिचुएशन के अंदर हेनरी ने भी यही काम किया। उन्होंने पॉप की परमिशन लेने की कोशिश की कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ और सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन पॉप ने ये बोल करके उनकी बात को खारिज कर दिया कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अंदर तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शादी अगर एक बार हो गई तो टिकेगी सही, आप अपनी मर्जी से तलाक नहीं ले सकते। और ये बात हेनरी को थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि हेनरी आखिरकार एक किंग था, और किसी किंग को जो कि हर जगह अपनी अथॉरिटी का यूज करता है, जो मन में आया वो काम वो करता है, तो उसको कोई ये बात बोल दे कि नहीं हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात तो चुभती है। लेकिन वो चर्च का साथ लेना भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो ये पावर और फेथ का एक नेक्सस था, जहां पर जो रिलीजियस लोग होते थे, इनको अपन पुरोहित बोल सकते हैं, प्रीस्ट बोल सकते हैं, ये राजा को ईश्वर का अवतार घोषित करते थे। और बदले में जो राजा था वो इनको सम्मान देता था, कि दोनों के बीच का रिलेशन था। और इसी वजह से रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों को आम जनता सम्मान देती। अगर इसमें से कोई भी एक आपस में विवाद कर लेगा तो फिर सिस्टम हेड ब्रेक हो जाएगा। तो हेनरी ने एक प्लानिंग की। उसने क्या किया, उसने अपने आप को जो रोमन चर्च था उससे अलग कर लिया, और उसने बोल दिया कि हम इंग्लैंड के अंदर एक नया चर्च बनाएंगे, और चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से एक नया चर्च उसने बना दिया, और उसके हिसाब से ही सिस्टम रन करने लगा, और खुद को उस चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड घोषित कर दिया। जबकि पहले चर्च का जो हेड है वो पोप को माना जाता था, लेकिन हेनरी ने बोला कि नहीं, ये जो रोमन चर्च है इसका सिस्टम हम इंग्लैंड में नहीं चलने देंगे, ये सिस्टम हम नया बनाएंगे यहाँ।
और 1527 के अंदर हेनरी ने एक रूल निकाला और उसके बाद उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चर्च का हेड, और इंग्लैंड के अंदर एक नया चर्च बना जिसको बोला जाता है चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इसी तरीके से एक नया सिस्टम क्रिश्चियनिटी के अंदर डेवलप हुआ, इसे और बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। हालांकि प्रोटेस्टेंट कोई नई चीज़ नहीं है, प्रोटेस्टेंट तो 1500s के आसपास से स्टार्ट हो गया था, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड बनने के बाद ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसको तरह खुद की पर्सनल लाइफ पर लेकर आप जो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई काम आप पर्सनली करना चाहते हो लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में या किसी और के प्रेशर में आप नहीं कर पा रहे, और तब मन करता है कि एकदम रिबेल कर दो, मन करता है कि सिस्टम को एकदम कुचल दो, सिस्टम को एकदम हटा दो। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई हेनरी नहीं होता। हेनरी वाज सो पावरफुल, ही वाज एन एम्पर, इससे वो कर सका। लेकिन अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे बिना पावरफुल हुए तो भाई कुचल दिए जाओगे। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई कि हेनरी ने जब रोमन चर्च को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड को एस्टेब्लिश कर दिया, तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक्चुअली उस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और इंग्लैंड के अंदर भी लोग यही फॉलो करते थे। अब इसको एक बार आपको समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी, और जो लोग खासतौर पर इंडिया में रहते हैं वो शायद समझ नहीं पाएंगे कि क्रिश्चियनिटी उस टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रिलीजन थी। जैसे आप मिलिट्री समझ सकते हैं या फिर एक कॉर्पोरेट सिस्टम समझ सकते हैं, वैसे इनकी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगी की। इसमें हेड था पॉप, उसके बाद होते थे कार्डिनल, उसके बाद आर्च बिशप, फिर प्रीस्ट, फादर, इस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई थी। और ये पूरी स्ट्रक्चर यूनिफाइड होकर के पॉप तक जाती थी और पॉप इन सबका हेड हुआ करता था। और जितने भी चर्चेस थे उनके पास कुछ मॉनेस्ट्रीज भी हुआ करती थी, उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी अपनी, जहाँ पर वो वहाँ से टैक्स लेते थे और एक ऑटोनॉमस सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। लेकिन हेनरी ने जब चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिएट किया तो फिर वहाँ पर दो फ्रैक्शन हुई। एक लोग तो वो जो कि हेनरी के साथ में थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करते थे, और दूसरे लोग हुए वो जो कि अभी भी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते थे और वो राजा के अगेंस्ट पे खड़े हो गए। और इस वजह से इंग्लैंड के अंदर एक रिलीजियस सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ गई। हेनरी ने अपने डिसीजन को मजबूत करने के लिए जितने भी कैथोलिक मॉनेस्ट्रीज थी उन सबको तोड़ दिया, तहस-नहस कर दिया, उनसे जमीनें वापस ले ली, उनको ग्रांट्स देना बंद कर दी। और इसी वजह से जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग वहां पर थे वो राजा के अगेंस्ट खड़े हो गए। खास तौर पर नॉर्थ इंग्लैंड के लोग बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, संघर्ष हुए वहां पर और काफी खून खराबा इंग्लैंड के अंदर हुआ। यही नहीं, उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव सभी यूरोपियन पावर्स के ऊपर था। तो इस एक डिसीजन लेने की वजह से इंग्लैंड के जो रिलेशंस थे वो बाकी के कंट्रीज के साथ भी खराब हो गए। खासतौर पर अगर हम देखें स्पेन, क्योंकि कैथरीन जो थी वो स्पेन के राजा की आंटी लगती थी रिलेशन में, इसीलिए स्पेन का राजा ब्रिटेन के राजा से नाराज हो गया और उन्होंने रिलेशन बंद कर दिए। यहाँ तक कि जो पॉप थे उन्होंने हेनरी को एक्सकम्युनिकेट कर दिया, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी से बाहर कर दिया। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से पॉप ने बोला कि अब हेनरी के लिए हेवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जर्मनी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट हेनरी को किया, लेकिन वो भी चुपचाप से, क्योंकि जर्मनी भी इतना रिस्क नहीं ले सकता था कि वो पॉप को ऑफेंड करे। और फ्रांस ने भी एक तरीके से इंग्लैंड के साथ रिलेशन बंद कर दिए। यानी कि इंग्लैंड के लिए बहुत ही टफ फेज अब स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बाहर से मिलने वाली हेल्प बंद हो गई थी और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। चलो वापस अपन हेनरी के ऊपर आते हैं। हेनरी ने एनी बोलेन से शादी करी और शादी के बाद जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसको एक बेटा होगा, लेकिन इस बार भी उसको निराशा ही हाथ लगी। हेनरी को कोई बेटा नहीं हुआ, बल्कि वापस उसको एक और बेटी हुई, इसका नाम था एलिजाबेथ। तो आप सोचो कितनी बड़ी आयरनी है कि वो बंदा चाहता था कि मुझे बेटा हो और इसके लिए उसने शादी करी, सबसे ला, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं हुआ। आखिरकार हेनरी ने एक और शादी करी और फिर उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम था एडवर्ड, और इस तरीके से सिस्टम लगातार आगे तरफ चलता रहा। हेनरी के तने के बाद एडवर्ड इंग्लैंड का राजा बना और एडवर्ड के टाइम पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो स्ट्रगल था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और एडवर्ड उस टाइम पर सिर्फ 11 साल का ही था। उसका जो प्रोटेक्टर था, उसका जो गार्जियन था, उस टाइम पर एक प्रोटेस्टेंट पर्सन था और उसकी सलाह पर इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया गया। हजारों लोगों की हत्या हुई, खूब खून खराबा हुआ और दुर्भाग्य से उस टाइम पर एडवर्ड की जल्दी मृत्यु हो गई। और एडवर्ड के जाने के बाद अब वहां पर कोई वापस से पुरुष वारिस नहीं बचा।
तो फिर गद्दी को संभाला मैरी फर्स्ट ने। मैरी वही लड़की जिसके चक्कर में, जिसके पैदा होने के बाद हेनरी ने सेकंड मैरिज की थी। तो मैरी एक्चुअली कैथरीन की बेटी थी और कैथरीन कैथोलिक थी। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि एक्चुअली कैथरीन के डाइवोर्स देने को पॉप ने अपोज किया था, इसलिए कैथरीन का जो फेवर था वो पॉप के साथ में था और वो अभी भी कैथोलिक लोगों को ही फॉलो करती थी। इस वजह से मैरी के आने के बाद वापस से इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक लोगों का दबदबा शुरू हो गया और वो कैथोलिक लोगों ने प्रोटेस्टेंट को चुन चुन के मारना स्टार्ट किया। और यहाँ तक कि जो मैरी थी उसने वापस से इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन कैथोलिक डिक्लेयर कर दिया और इस तरीके से वापस से वहाँ पर एक वही रिलीजियस स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जो कि एडवर्ड के टाइम पर चल रहा था और जो हेनरी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। मैरी के टाइम पर स्थिति इतनी खराब थी कि प्रोटेस्टेंट लोगों को जिंदा जला दिया गया। ऐसा डॉक्यूमेंटेड है कि लगभग 280 प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन उस टाइम पर जला दिए गए थे और इसी वजह से लोगों ने मैरी को ब्लडी मैरी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके टाइम पर बहुत ज्यादा खून खराब हुआ था, क्योंकि मैरी ने वापस से कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा गया था। क्योंकि मैरी के पहले वाले जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट को फेवर कर रहे थे। मैरी ने आती अपनी पॉलिसी चेंज की, उसने कैथोलिक को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और इस वजह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का जो स्ट्रगल था वो काफी इंटेंसिफाई हो गया और काफी ज्यादा खून खराबा ब्रिटेन के अंदर हो गया। मैरी के बाद अगली क्वीन बनी वहां पर एनी बोलीन की बेटी एलिजाबेथ। वो स्मार्ट थी, वो भले ही प्रोटेस्टेंट रिलीजन फॉलो करती थी लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि इंग्लैंड के अंदर वापस से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए और वहां पर एक पीसफुल ट्रीटी वो क्रिएट कर सके। और इसीलिए उसने एक सेटलमेंट दोनों के बीच में किया, इसे बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ एलिजाबेथ। इस सेटलमेंट में कुछ बातें ये थी कि कैथोलिक लोगों पर भी उतना सम्मान दिया जाएगा, उनको उनकी मोनेस्ट्रीज वापस दी जाएंगी और जो प्रेयर है चर्च के अंदर वो भले ही प्रोटेस्टेंट रिलीजन की फॉलो होगी लेकिन बाकी जो रिचुअल्स जैसे कैंडल लिट करना या फिर अलग अलग स्टेचूज वहां पर रखना वो सब कैथोलिक रिलीजन के हिसाब से फॉलो की जाएगी। और इस वजह से दोनों के बीच में एक वापस से पीसफुल ट्रीटी हो गई, दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गई और इंग्लैंड के अंदर कह सकते हैं कि जो खून खराबे का दौर था वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। एलिजाबेथ के सेटलमेंट ने इंग्लैंड को एक तरीके से सेकुलर बना दिया जहां पर हर प्रकार की फेथ का सम्मान किया जाए और उनके बीच का रास्ता निकाला जाए और इस वजह से अगले लगभग 45 ईयर्स तक ब्रिटेन के अंदर शांति रही और एलिजाबेथ का जो साम्राज्य था वो प्रॉपरली चलता रहा। यानी कि क्वीन की स्मार्टनेस ने एक किंग के केस को नलीफाई कर दिया। दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिरकार हेनरी की इस इतनी पुरानी कहानी को आज को याद कर रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री मैक्स अस वाइज। किसी भी हिस्ट्री का लेसन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम उसको पढ़ करके एंटरटेनमेंट करने हैं बस सुन करके छोड़ने, बल्कि वहां से कुछ पैरेलल्स हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के अंदर स्टोरीज रिपीट होती हैं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। जो हेनरी ने उस टाइम पर किया था, एक रिबेलियन कर दिया था चर्च के अगेंस्ट में अपनी पर्सनल विश को पूरी करने के लिए। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आज भी आप देखेंगे। जैसे कुछ कॉर्पोरेट लीडर्स ऐसे हैं जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे एलोन मस्क की बात करें, एलोन मस्क ने यूएसए के अंदर रहते हुए नासा की अथॉरिटी को चैलेंज किया और अपना खुद का एक स्पेस एजेंसी बना ली, इसका नाम है स्पेस एक्स। और इतने अच्छे रोबोट्स बना करके दिखाए जो शायद नासा से भी बेहतर है। आप सोचिए, नासा जिसका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने इंसान को चांद तक भेजा है, जिसने इतने बड़े बड़े स्पेस मिशन किए, कोई पर्सन इंडिविजुअल नॉट गवर्नमेंट उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। 2000 में एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी बनाई अपनी, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। टेस्ला के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी कार्स उनकी आती हैं। लेकिन जिस टाइम पर एलन मस्क ने विजन सोचा था, उस टाइम पर पूरे यूएसए के अंदर जिस कंपनी का दबदबा था उसका नाम है जनरल मोटर्स। और जनरल मोटर्स यानी कि यूएसए की सबसे बड़ी जायंट कंपनी, उसको चैलेंज करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन आप देखिए टेस्ला का इतना नाम है कि वाले इतने भी ब्रांड्स थे, ऑडी की बात करें, वॉक्सवैगन की बात करें या फिर आप बात करें जनरल मोटर्स की, इवन टोयोटा की, ये सभी कार कंपनीज इस अकेली टेस्ला कंपनी से डरती। अब स्टीव जॉब्स की बात करें, स्टीव जॉब्स से पहले ऐसा माना जाता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। लेकिन स्टीव जॉब्स ने बताया कि नहीं, आप लोगों को कुछ ऐसा दो जो उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं हो। और जिस टाइम पर उन्होंने आईफोन लॉन्च किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक फ़ोन के अंदर कैमरा भी हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकती है, उसके अंदर म्यूजिक प्लेयर भी हो सकता है और सारी चीज़ें इंक्लूड करके इतना पावरफुल फ़ोन बनाया जा सकता है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था।
लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, एनविजन करके दिखाया और पूरे टेक इंडस्ट्री को पलट करके दिया। आज भी एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स के अंदर आज एप्पल शामिल, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इस टेक सिस्टम को डिस्टर्ब कर। हम पॉलिटिक्स की बात करें, कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज कर देते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन। एक टाइम तक यूएसए के अंदर ब्लैक लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं थे, उनको गुलामों की तरह माना जाता था। लेकिन अब्राहम लिंकन ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाया और ये डिक्लेयर कर दिया कि यूएसए का हर एक सिटीजन इक्वल है, उसके बाद इक्वल राइट्स है। और अगर उन्होंने ये शायद नहीं किया होता तो यूएसए इतना पावरफुल कंट्री नहीं होता, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर पावरफुल बनने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहाँ के सिटीजन आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और कितना मिलजुल करके रहते हैं, और इसके लिए इक्वलिटी बहुत जरूरी होती है। और बात सिर्फ इन लीडर्स की नहीं है, अब देखेंगे कि इंडिविजुअल लाइफ के अंदर भी कई लोगों को इससे डर रहना पड़ता है। हम उन गर्ल्स की बात करें जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो अपने परिवार से लड़ झगड़ कर भी कुछ पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, उनके स्ट्रगल से जो असली फायदा मिलता है वो आने वाले जनरेशन को मिलता है, क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान हो जाता। या फिर वो लोग जो कास्ट के बैरियर्स को तोड़ करके शादी करते हैं और एक नई सोच के साथ अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, उनका इस प्रदम उनके लिए लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जो लीड लेते हैं उसका फायदा उनकी आने वाले जनरेशन को मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम रूल्स ब्रेक करते हैं, सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे हेनरी ने जब रूल्स ब्रेक किए उसके बाद लगभग 30-40 साल तक इंग्लैंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, लोगों की हत्याएं हुई, खून खराब हो। आज भी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपने जॉब को छोड़ता है या किसी स्टेबल करियर में छोड़ता है, तो लाइफ में रिस्क को रहती है कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो हट जाता है, या फिर फैमिली के अंदर लोग उसको परेशान करते हैं, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, या फिर सोसाइटी उसको उस सक्सेसफुल टेक के जरिए नहीं देखती जो बाकी लोगों के लिए क्रिएट करती है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत है, क्या आपके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप इन सभी ओड्स के अगेंस्ट जाकर के सक्सेस को अचीव कर सको। और अगर आपको चेंज करना है तो आपको इन सभी ओड्स के अगेंस्ट में, इन सभी विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट में तैयार भी रहना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से कुछ लेसन्स निकलते हैं। सबसे पहला लेसन तो ये है कि पावर बेंड्स द रूल्स। अगर आप पावरफुल हो ना तो आप किसी भी रूल को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना कि लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव से ही काम चल जाएगा, सिर्फ अच्छी बातों से ही काम चल जाएगा। अगर आपको वो चेंज करना है तो आपको पावरफुल बनना ही पड़ेगा। ये पावर बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, फाइनेंशियल पावर हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, इमोशनल पावर हो सकती है, लेकिन आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। वीकनेस से आप कभी किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप खुद सोचें एक बार अपनी लाइफ के अंदर कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको कैसी पावर चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट पर्सनल डिजायर्स चेंजेस हिस्ट्री। देखो, हेनरी की सिर्फ एक पर्सनल इच्छा थी कि उसको एक मेल हेयर चाहिए, उसको एक लड़का चाहिए था, बेटा चाहिए था, और इसी के लिए उसने सब संघर्ष किया, सारी चीजें करी। लेकिन न चाहते हुए भी इससे बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ। जो लोग उस टाइम पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की हर बात को फॉलो करने के लिए मजबूर थे, उन्हें एक रास्ता मिला कि वो अगर चाहें तो अपनी पर्सनल चॉइस को भी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है देखने में लगे कि सब कुछ सेल्फिश है, लेकिन आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचिए कि हर किसी व्यक्ति के ऊपर सोसाइटी अपनी इच्छा को अगर इम्पोज कर देगी तो वो अपना टैलेंट कैसे दिखा पाएगा या अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज कर पाएगा, वो अपनी लाइफ को ठीक से एक्सप्लोर कैसे कर पाएगा। मान लो अगर अब पुराने सिस्टम की बात करें, इंडिया में टाइम था जब कास्ट के हिसाब से प्रोफेशन डिसाइड हुए थे, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जन्मा हुआ है तभी वो कोई टीचिंग का काम कर सकता है या तभी वो किसी वॉरियर का काम कर सकता है, और दूसरी कास्ट का व्यक्ति भले वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी स्किल्स उसके अंदर हो, लेकिन फिर भी वो ना तो वॉरियर बन सकता ना वो टीचिंग का काम कर सकता। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय था। मतलब न चाहते हुए भी स्किल्स मैच नहीं करने के बाद भी व्यक्ति को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो बना ही नहीं, और जिसने उसकी स्किल्स से उसको चाहकर भी नहीं कर सकता। तो ये सब शेकर्स तब ब्रेक होते हैं जब कुछ लोग इसको पर्सनली लेते हैं और इसके अगेंस्ट में एक्शन लेते। और सबसे बड़ा पॉइंट है दैट अथॉरिटी इज क्लैड नॉट गॉड। हेनरी ने पोप की परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन जब पोप ने परमिशन नहीं दी तो उसने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को अथॉरिटी घोषित कर दिया और एक बराबर की टक्कर ले डाली कप से। ऐसा कई बार आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर, या फिर आप वर्क कर रहे हो कहीं पर ऑफिस के अंदर कोई पर्सन है
जो आपकी बात नहीं मान रहा, आपको हर बार दबाने में कोशिश करता है, तो इसका इलाज ही नहीं कि आप उसके सामने समर्पण कर दे। किसी ना किसी मोमेंट पर आकर पे तो आपको उसके अगेंस्ट में अपनी अथॉरिटी डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन इसके बिना आप कभी भी अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे और आप जो चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा कोलाइट रहना या फिर हर बार दूसरों के सामने दबना, ये भी एक्सप्लॉयटेशन की एक निशानी होती है और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देता है। तो हमें रेड लाइन हमेशा फिक्स रखनी चाहिए कि इसके बाद तो मैं एक्शन लूंगा ही सही, और इस पॉइंट के बाद मैं मेरी अथॉरिटी क्लेम कर भी मानूंगा। देखो, अब बस पूरी स्टोरी को एंड करने वाले, और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपने को देखने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हेनरी ने भले ही डिसीजन पर्सनल चॉइस के लिए लिए, लेकिन फिर भी दुनिया में उसको एक ऐसे पर्सन के तौर पे याद नहीं किया जाता जिसके पास मल्टीपल वाइफ थी, बल्कि उसको एक ऐसे किंग के तौर पे याद किया जाता है जिसने पूरे इंग्लैंड का मैप चेंज कर दिया, पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। सिर्फ इंग्लैंड ही थी बल्कि पूरी यूरोप की। और उसने एक ऐसी अथॉरिटी को चैलेंज दी जिसको चैलेंज करने के बारे में लोग सपने में भी नहीं सोच पाते थे। अगर आप भी सोचेंगे तो कोई पॉप ऐसा है जो आपको भी दबाने की कोशिश कर रहा है, और आप भी जब उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे ना तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर होगा। अब सवाल ये है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ रूल्स ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो? क्या आपकी लाइफ में कोई पॉप है जो आपको हर चीज के लिए परमिशन देता है? और अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि आप भी कुछ एक्शन लेकर के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो, डिफरेंस है स्केल का। हेनरी ने जब डिसीजन लिया तो उससे पूरे एम्पायर्स का हिस्ट्री चेंज हो गई। आप अगर डिसीजन लेंगे तो हो सकता है इससे आपकी फैमिली या पूरी सोसाइटी की स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। हो सकता है कि आप कुछ वो चीज अचीव कर लें जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की, लेकिन आपको एक बोल्ड मूव तो लेना पड़ेगा। लेकिन बोल्ड मूव लेते समय ये भी ध्यान रखना है कि कहीं इससे लोगों का बहुत नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि हेनरी ने जो डिसीजन लिया ना कि वो पॉप की अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया, ये इसलिए सही था क्योंकि एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए फ्री है जब तक कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसलिए हेनरी का डिसीजन सही था। बाद में वहां पर प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच में विवाद हुए, सारी चीजें हुई, उसके लिए कुछ पॉलिटिकल रीजन जिम्मेदार थे। उसके लिए हेनरी का वो डिसीजन जिम्मेदार नहीं था। उसके लिए वो आगे की चीज है कि वहां पर कैथोलिक्स ने रिएक्शन किया, बाहर से प्रेशर आया, लेकिन हेनरी का खुद का डिसीजन बिल्कुल सही था। तो आप भी जब डिसीजन ले को ध्यान रखें कि आपका डिसीजन सही हो, लेकिन आप आगे तक उसकी चिंता करें कि इसकी वजह से कि ऐसा नहीं हो कि आगे की रिलेशंस को आपके एक डिसीजन की वजह से ऐसा नुकसान उठाना पड़े जिसकी गलती उन्होंने कभी की नहीं। इसलिए डिसीजन लेते समय हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे डिसीजंस लोगों के लिए ओवरऑल कुछ वैल्यू लेकर के आते। जाते जाते मैं आपके एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में किस डिसीजन को लेना चाहते हो और उस डिसीजन को लेने के लिए आप किस चीज का वेट कर रहे हो।